अच्छा, आज के लेक्चर में हमारे पास मेन टॉपिक है जो पोलराइजेशन ऑफ प्लेन वेव है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वेव प्रोपगेशन जो है कैसे वेव यानी डिफरेंट मीडिया में कैसे प्रोपगेट करती है, ईएम वेव बेसिकली। तो हमने जो है लॉसलेस मीडियम देखा, लॉसी डाइलेक्ट्रिक देखा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी आवाज सही आ रही है और अभी यानी जी सर आ रही है अभी आवाज। ठीक है जो है। अच्छा, तो हम पोलराइजेशन ऑफ वेव की बात कर रहे थे जो है। तो पोलराइजेशन ऑफ वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय फिगर ट्रेस बाय टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने कहा था जब ट्रैवलिंग वेव होती है तो इट्स अ फंक्शन ऑफ दो स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो हम जो है बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो है उसमें, और उसको प्लॉट करना चाह रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट अ फिक्स पॉइंट इन स्पेस। जी में अपने आप को फिक्स रखेंगे हम जो है, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखना चाह रहे हैं जो है कि वेव कैसे जो है मूव कर रही है। तो उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे जो है ये लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है आपके पास, जो है लीनियर पोलराइजेशन की एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है इस तरह मूव कर रहा है जो है वर्टिकली। और एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास सर्कुलर मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो है एलिप्टिकल मूव करे। यहाँ पे मेरे ख्याल में बेस्ट ये होगा कि मैं एक एनिमेशन आपको दिखाऊं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो कि मैं क्या क्या रहा हूँ। अच्छा, ये आपके पास एक ट्रेवलिंग वेव जो है मूव कर रही है जो, ठीक है, और ये लेट्स से डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो वो मूव कर रहा है और लेट्स से एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, एट लेट्स से z इज इक्वल टू 0 पे इस प्लेन पे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को देखें वो कैसे मूव कर रहा है, जो अप एंड डाउन मूव हो रहा है जो, ठीक है। तो एक लीनियर लाइन बन रही है, ये लीनियर पोलराइजेशन की एग्जांपल है। और इसमें एक एग्जांपल जैसे वर्टिकल है जो है, तो वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और किसी एंगल पे भी हो सकता है इनफैक्ट। सर आप वीडियो में बहुत आ रहा है सर। क्या इशू आ रहा है अभी?
सर जो आप बोल रहे हैं सर वो मतलब बाद में शो हो रहा है। यस सर, बहुत ज्यादा लैग आ रहा है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए फिर जाना। अच्छा, अभी देखें आप कैसे सिचुएशन है। अभी कोई बेहतरी आई है कि नहीं जो है? सर अभी कोई मसला सर ऑब्जर्व तो नहीं हो रहा है सर अभी आप क्योंकि कुछ बता नहीं रहे हैं इसलिए। अच्छा चलें, अगर फिर अभी आता है तो फिर मुझे बताइएगा जो। राइट अच्छा, सर। तो हम ये कह रहे थे कि जो एक फिक्स लोकेशन इन स्पेस जो है, वेव इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। तो एट अ फिक्स लोकेशन स्पेस, अगर आप टाइम के साथ ऑब्जर्व करें जो है वेक्टर को, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, वो बेसिकली एक लीनियर लाइन बन रही है, तो ये बेसिकली लीनियर पोलराइजेशन है। अच्छा, अब इसलिए जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है जो है, जैसे ये देखें, ये भी एक लीनियर है लेकिन हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है। और किसी एंगल पे भी ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी है जो, जैसे ये देखें जो, अगर दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के एक्स एंड वाई, तो ये दोनों कंबाइन होके यहाँ देखें तो ये भी लीनियर पोलराइजेशन ही है। अच्छा, लेटर ऑन आप देखेंगे जो है कि अगर दो कंपोनेंट हो सर और अब भी ले गया उनके सर वीडियो। सब आपके एक का मसला है कि सबका सब? सर सबका ही आ रहा है तकरीबन, मेरा भी आ रहा है। यस सर। सर अच्छा, ये वाली पता नहीं, अब यानी ये वीडियो बस, सर लगता है आपका नेट खराब है। ये नेट का इशू नहीं है, ये वीडियो जो है ना इसको देखें, इसको रहने दें, चले बस सीधे डायरेक्ट ही बस प्रेजेंटेशन पे ही रहते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, वो कल वीडियो में कोई इश्यू है उधर जो है ना एनिमेशन में। अच्छा, तो ये बेसिक आइडिया हो गया होगा आपके पास कि लीनियर जो पोजीशन है जो है, उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक सिंपल लाइन में मूव कर रहा है। इसी तरह पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रोटेट भी हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये है, यानी सर्कुलर हो सकता है और इलिप्टिकल। पोजीशन की तीन टाइप्स हैं जो है, लीनियर, सर्कुलर एज वेल एज इलिप्टिकल। तो हम बेसिकली टाइम डोमेन एनालिसिस सबसे पहले देखेंगे जो है, टाइम डोमेन एनालिसिस जो है उसका क्या मतलब है वेव पोजीशन का। तो अज्यूम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है जो, और जो हमने देखा था ट्रैवलिंग वेव को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा जी। अच्छा, और हम कह रहे थे कि एट अ फिक्स लोकेशन इन स्पेस जो है, तो लेट्स से हम कंसीडर करते हैं कि z इज इक्वल टू 0 पे हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं जो, तो इस एक्सप्रेशन में z इज इक्वल टू 0 अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ex यूनिट वेक्टर ex नॉट कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपके पास जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अब हमने देखना है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो लेट्स से ये देखें अब जो है जहाँ पे एक प्लॉट हुआ हुआ है जो है, तो इसको मैं एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या, इस पे अगर t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें इस एक्सप्रेशन में तो क्या वैल्यू आती है? ये आ जाएगा ax यूनिट वेक्टर ex नॉट जो है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है लेट्स से कहते हैं कि वो ये पॉइंट है। तो हम अगर इसको प्लॉट करें t इज इक्वल टू 0 पे जो है, तो वो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड ex नॉट है जो वेक्टर का, और डायरेक्शन जो है लेट्स से इसको कहते हैं हम x डायरेक्शन है, और ये आपके पास जो है y डायरेक्शन है, और ये ओरिजिन है आपके पास। अच्छा, अब t इज इक्वल टू 0 पे हमने ये देखा जो है t इज इक्वल टू t बाई कोसाइन का फंक्शन जो है अगर आपको याद हो तो इस तरह होता है कोसाइन, ये चीज है t इज इक्वल टू 0 पे उसका मैक्सिमा था, और t इज इक्वल टू t बाई 4 पे वो 0 होता है तो मैक्सिमा, फिर 0 पे हम आएंगे जो, फिर माइनस इसका हो जाएगा जो है, तो ये इधर चला जाएगा जो आपके पास जो है। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें ये अगर प्लॉट करें जो है, तो आपको ये वेक्टर इस तरह एक लीनियर लाइन के अलोंग, या उसको जो ट्रेस बनाता है जो है, इसको लोकस भी कहते हैं टेक्निकली, तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक एग्जांपल है लीनियर पोलराइजेशन की जो है, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है जो है, एक्स एक्सिस पे है जो है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन भी कह रहे हैं। तो
तो ये एक एग्जांपल है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है और सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट लेस से जो है, तो वो आपके पास लीनियर पोजीशन की एग्जांपल है। और इसकी एनिमेशन जो है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, जो है दोबारा देखनी है तो आप देख लें। जो है इसके खैर हमने देख ली थी, जो है ना, इसके दोबारा देखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो ये एग्जांपल है फिर आपके पास जो है, इफ लोकस इज स्ट्रेट लाइन द वेव इज सेड टू बी लीनियरली पोलराइज्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, जो वो आपके पास एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन पे। इसी तरह लेट्स से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जांपल लें, उसमें वाई कंपोनेंट है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है। तो ऑब्वियसली इसको z इज इक्वल टू 0 पे देख के ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब प्लॉट करेंगे जो है, तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी। तो ये एक वर्टिकल लाइन में जो है मूव कर रहा है जो है, लेकिन अगेन ऑब्वियसली लीनियर पोजीशन है। तो ये जो है इसको हम जो है वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट क्वेश्चन है कि अभी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो है, वाई डायरेक्टेड है जो है, तो उसका ये एज अ ट्रैवलिंग वेव हम देख सकते हैं जो। तो वेव की पोजीशन क्या होगी आपके ख्याल में, हॉरिजॉन्टल के लीनियर जो है? बताएं। वर्टिकल। अच्छा, एक तो वर्टिकल जो है, और कोई और बताना चाहिए। हॉरिजॉन्टल क्यों हॉरिजॉन्टल है जो है? ये तो वर्टिकल वाई है जो है, तो हॉरिजॉन्टल क्यों है फिर? सर क्योंकि हम ई की बेसिस पे जज कर रहे हैं सर, ई जो है इसमें हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होएगा। हाँ, इसमें बेसिकली जो है, यानी की पॉइंट ये है जो है कि आपने एच के बेसिस पे जज नहीं करना, ई की बेसिस पे जज करना है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर लेट्स से तरह की सिचुएशन होगी ना, जो आपके पास जो है, जैसे ये x है, ये y है और ये z है जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है आपके पास z डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस बीटा z है। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं कि y डायरेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली फिर जो है आपके पास x डायरेक्टेड होना चाहिए जो है। और वैसे अगर गौर करें तो ये एक्चुअली शायद ऐसे होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैंने इधर क्यों नहीं बनाया, उधर क्यों बना दिया, जो तो बता सकता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट लें अगर ई क्रॉस एच का जो है, ई क्रॉस एच जो है राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ई क्रॉस एच करें तो फिर ऐसे होनी चाहिए। तो इन एनी केस जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए जो है हमारे पास जो है जो पोलराइजेशन है वेव की वो हॉरिजॉन्टल है। यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड पे जज नहीं करना, हॉरिजॉन्टल फील्ड के बेस पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे जज करना है। अच्छा, अब हम जनरल केस कंसिडर करते हैं जो है, इसमें जो है कंसिडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अब दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है तो फिर तो हमेशा जो है आपके पास लीनियर पोलराइजेशन ही होगी, लेकिन दो कंपोनेंट में फिर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऑब्वियसली अभी यानी अगर y कंपोनेंट 0 है तो फिर हम लीनियर पे आ जाएंगे, x कंपोनेंट 0 है तो आपके पास जो है वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये उसी का यानी जनरल केस है। अच्छा, तो हम कंसिडर कर रहे हैं दो आपके पास हैं, एक लेट्स से ये ट्रैवलिंग वेव है कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा जी, ये भी ट्रैवलिंग है, लेकिन साथ हम एक फेज एंगल फाई भी कंसिडर कर रहे हैं, जो कि रिलेटिव फेज डिफरेंस है बिटवीन x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो फाई जो है इन जनरल है फेज ऑफ ई वाई माइनस फेज ऑफ ई एक्स है। यानी मैं ये भी कर सकता था, इधर फाई वाई रख लेता और इधर फाई एक्स रख लेता, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने फाई एक्स को 0 कर दिया जो है, और फाई को जो है एक कंसिडर कर लिया। तो फाई यानी आपके पास फेज डिफरेंस कह लेंगे। अच्छा, तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ई एक्स नॉट जो है यहाँ पे, अब हम देखेंगे जो है लेटर ऑन जो है कि इसमें ई एक्स नॉट एक वेरिएबल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, ई वाई नॉट एक वेरिएबल है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, और ये फाई जो है जो कि फेज डिफरेंस है जो है बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट है। तो इस पे इन पे डिपेंड करते हुए जो हमारे पास ये तीन पॉसिबल सिनेरियो एग्जिस्ट करते हैं। एक है लीनियर पोजीशन, फिर सर्कुलर, और तीसरी एलिप्टिकल। अच्छा, तो पहला केस कंसिडर करते हैं कि लीनियर सर पोजीशन। जी सर हमारे पास जो फेज जो आते हैं सर वो लॉसी मीडियम है सर, वो तो सर सारे कंपोनेंट्स को इक्वली इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी वेव ही एच से हमारी जो है क्या उसका नाम है लीड कर रही होगी ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये वो नहीं है जो है, ये है कि आपके पास लेट्स से ना कोई आपने सिग्नल जनरेटर लगाया हुआ है, ठीक है, उससे वेव लेट्स से एक एंटीना है लेट्स से, तो वो और एक, तो ये एक कंपोनेंट दे रहा है जो है,
फिर एक और एंटीना लस्से लगाया हुआ आपने, जैसे एंटीना 2 कहते हैं लस्से जो। तो जो जनरेटर लगाया हुआ है ना जो आपने जो है, वो इसका फेज अगर 0 है और इस ये जो जनरेट कर रहा है वेव जो है उसका फेज जो है 90 डिग्री, ये यानी सोर्स का फेज है जो है ये वाला, ये यानी उस तरह का फेज नहीं है, तो ये सोर्स का फेज है। राइट सर। अच्छा, तो लीनियर पोजीशन ऑफ आर्बिट्री डायरेक्शन अब हम देखने लगे हैं। अच्छा, अगेन जो है इसमें देखें कि ये केस कब आएगा, मैग्नीट्यूड पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, नो कंस्ट्रेंट ऑन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, और लेकिन जो फेज डिफरेंस है जो है वो पाई के मल्टीपल होने चाहिए जो है। जैसे अगर फर्स्ट करें जो है कि फाई जो है n0 के हिसाब से फाई कितना बनेगा जो है n = 0 पे फाई 0 बन जाएगा जो है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जैसे अगर इक्वल रख लें फॉर द टाइम बीइंग जो है, फिर क्या होगा जो है आपके पास 45 डिग्री पे एक वेव बनेगी जो है, ये आगे मेरे ख्याल में आएगी एग्जांपल में। तो ये जो अगर कंस्ट्रेंट है जो है, तो आपके पास जो है इसमें अगर z = 0 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे जो है इन दोनों में जो है, तो ये आपके पास वेव आ जाएगी। इसको अगेन प्लॉट करें जो है आप डिफरेंट यानी टाइम इंस्टेंस पे जो है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे ये एग्जांपल गिवन है जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल और फेज 0 के साथ प्लॉट किया गया, तो ये सिचुएशन बनेगी कि आपके पास दोनों कंपोनेंट जो है पहले मैक्सिमम होंगे, फिर दोनों 0 होंगे, तो फिर आपके पास दोनों नेगेटिव में मैक्सिमम होंगे। ये आपके पास एक 45 डिग्री के एंगल पे जो है आपके पास एक लीनियर पोजीशन या जो है, क्योंकि वेव वेक्टर जो है ये जो ब्लू कलर में है जो है ये बेसिकली एक लीनियर वेव बन रही है। ये ग्रीन और जो रेड है जो है ये एक्स और वाई कंपोनेंट को शो कर रहे हैं, और ब्लू उसका रिजल्टेंट जो है बेसिकली जो है ये ब्लू से शो किया गया। अच्छा, ये जो एंगल है जो है कि किस एंगल पे होगा जो है आपके पास यानी वेक्टर जो है, वो आप इस तरह निकाल सकते हैं, फाई जो है tan इनवर्स ऑफ ई वाई नॉट बाई ई एक्स नॉट। अभी चूंकि हमने इक्वल का केस लिया हुआ है तो 45 डिग्री पे है। अब इसलिए जो है अगर आपके पास किसी और एंगल पे जाना हो तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये 2 टाइम होता है, जैसे 2 ई वाई नॉट होता और ई एक्स नॉट यानी 1 टाइम ई एक्स नॉट है, तो फिर आप किसी और एंगल पे होंगे। इस तरह जो है एक आर्बिट्री डायरेक्शन में आप पोलराइजेशन अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक इंटरेस्टिंग केस पे आते हैं, सर्कुलर पोजीशन पे। अगेन देखें कि आपके पास दो कंपोनेंट ही हैं एक्स और वाई, लेकिन जो हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं जो उनके, तो आपके पास हम ये कह रहे हैं कि ई एक्स नॉट मैग्नीट्यूड और ई वाई नॉट मैग्नीट्यूड, ये इक्वल है ई नॉट के, ये दोनों इक्वल हैं जो। और जो फेज डिफरेंस है जो है बिटवीन वाई एंड एक्स कंपोनेंट जो है, वो आपके पास प्लस माइनस जो है 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो प्लस 90 भी और माइनस 90 डिग्री ये पॉसिबिलिटी है, मैग्नीट्यूड लेकिन हमेशा इक्वल होंगे। तो अंडर दिस कंडीशन जो है आपके पास ये केस बनेगा जो है आपके पास z = 0 पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा, तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं जो है इसमें प्लस 90 भी हो सकता है और माइनस 90 भी। तो हम सर इनका डिफरेंस तो बताइए ना, लीनियर और सर्कुलर पोलराइजेशन का। वो अभी इधर क्लियर होगा ना जो है आपके पास कि क्या फर्क है जो है कि फाई जो है π/2 जब आ रहा है आपके पास जो है, ठीक है, ये मैंने केस ले मैग्नीट्यूड इक्वल है जो है ई एक्स नॉट इक्वल टू ई वाई नॉट, और फेज में दो पॉसिबिलिटी थी प्लस 90 और माइनस 90, हम प्लस 90 वाला केस कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर प्लस 90 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस 90 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये देखें कि ये जो कोसाइन ओमेगा टी प्लस π/2 है जो है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है जो है माइनस साइन ओमेगा टी से, क्योंकि अगर आप गौर करें तो अगर कोसाइन का फंक्शन है जो है प्लस π/2 का मतलब है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट जो है, तो आपके पास वो फंक्शन यहाँ बन जाएगा। और इस फंक्शन को अगर आप गौर से देखें जो, तो ये आपके पास जो है माइनस साइन का फंक्शन है, इसको लेसे टी कहते हैं या टी। तो ये बेसिकली इस पूरी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं माइनस साइन ओमेगा टी का जो है प्लॉट हम करना चाह रहे हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है। अगेन जो है अज्यूम ये करें कि वेव जो है प्लस जी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ये एक्स वाई उसके ऑर्थोगोनल हम एक्स वाई प्लेन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करना चाहते हैं। तो t = 0 पे क्या होगा जो है कोई बता सकता है? ये कंपोनेंट क्या होगा जो है, लेट्स से मैं इधर बना देता हूँ, ये कोसाइन फंक्शन था जो,
ये मेरा एक्स ई एक्स को शो कर रहा है और जो साइन माइनस साइन है जो है, ठीक है, जो है वो ई वाई कंपोनेंट है जो, ठीक है, ये वाला है। तो t इज इक्वल टू 0, ये एज ए फंक्शन ऑफ लेट्स से हम ओमेगा t या टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे x कंपोनेंट मैक्सिमम है और y कंपोनेंट 0 है, तो हम कहाँ पे होंगे अगर मैं प्लॉट करूँ? ये कुछ सिचुएशन होगी जो है एक सी नॉट x एक्सिस के अलॉन्ग होंगे जो है, उसका मैग्नीट्यूड e नॉट होगा और डायरेक्शन आपके पास जो है x एक्सिस। अच्छा, t इज इक्वल टू t/4 पे देखें, फिर जो है यहाँ पे लिखें x कंपोनेंट अब 0 हो गया जो है और y कंपोनेंट कितना हो गया? माइनस ई नॉट, ठीक है। ऑब्वियसली अब तो ये इसका मतलब है कि हम कहाँ पे होके जो है यहाँ पे जो है ये वेक्टर जो है अगर मैं प्लॉट करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड अगेन ऑब्वियसली ई नॉट ही है जो, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड इक्वल है हमेशा, और डायरेक्शन जो है ये माइनस आपके पास ए वाई में आके जो है। आगे देखें जो है फिर जब t इज इक्वल टू t/2 पे जो है x कंपोनेंट माइनस हो गया जो है और y कंपोनेंट 0 हो गया, तो हम जो है यहाँ पे आ जाएंगे जो इस जगह पे अगेन मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ई नॉट है और डायरेक्शन भी है। एंड लास्टली जो है जब आपके पास दोबारा पीरियोडिकली t इज इक्वल टू बल्कि यहाँ पे आ जाएंगे 3t/4 पे, 3t/4 पे ये x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट जो है प्लस में आ जाएगा, तो ये हम इसका मतलब है यहाँ पे होंगे, ठीक है। अगेन मैग्नीट्यूड जो है ई नॉट ही है जो है और डायरेक्शन जो है, तो ये एज इफ जो है अगर आप गौर करें तो वेक्टर एज इफ जो है ये रोटेट हुए जा रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो एक सर्कल में अगर मैं एक सर्कल बना दूं यहाँ पे जो जिसका मैग्नीट्यूड ई नॉट मैं कह दूं, तो वेक्टर जो है उस सर्कल में रोटेट किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है एग्जांपल है आपके पास सर्कुलर पोजीशन की। ये जो एनिमेशन है जो है, जो प्रॉपर एनिमेशन है वो यहाँ पे ये शो हुई है, ठीक है। वही जो प्लॉट मैंने यानी एक इंस्टेंट टाइम पे किया था, ये प्रॉपर्ली उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट किया गया है। तो आप देखें कि पहले वेक्टर यहाँ था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये एक सर्कल बना रहा है जो, ये एग्जांपल है सर्कुलर पोजीशन की। इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल है जो है और फेज हमने π/2 रखा हुआ है। यहाँ पे फिर एक सर क्वेश्चन आता है जी 0 कंप्यूट करते हैं जी, एक खास फिक्स डेफिनेशन है ये कि एट ए फिक्स लोकेशन इन स्पेस जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे बिहेव कर रहा है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन हम पोज कर रहे हैं जो है, ये शुड वी कॉल दिस क्लॉकवाइज है ये कि काउंटर क्लॉकवाइज है? क्या है जो क्या नजर आपको आ रहा है वेक्टर? क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज जो है, लेकिन ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है जो है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है आपके पास जो है ये देखें जो है हमारी थी जो है जी डायरेक्शन में। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग देखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। आप जो मुझे बता रहे हैं जो क्लॉकवाइज जो आप अपोजिट देख रहे हैं जो, अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जो पीछे बैक साइड से देख रहा हो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है, उसको क्या नजर आ रही हो, क्लॉकवाइज के काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज नजर आए, तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है जो है कि ऑब्जर्व अब हम किस तरफ से कर रहे हैं, along the direction of propagation के opposite to the direction of propagation। जो टिपिकल फिर जो है जो IEEE का स्टैंडर्ड है जो है वो ये है कि हम along the direction of propagation करते हैं, यानी ट्रांसमिट हो रही है वेव हमसे अलग जा रही है। ये हम जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज हमने अब देखनी है कि एज हम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं पोलराइजेशन की डेफिनेशन में। Polarization of wave is described by figure traced by the tip of electric field vector as a function of time at a fixed location in space as observed along the direction of propagation या transmit direction। इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है हमारी फिर ये काउंटर क्लॉकवाइज है, या इसको अगर आप 3D में प्लॉट करें तो आपके पास क्या थे, एक x कंपोनेंट था, एक y कंपोनेंट था और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन z में थी जो है। तो आपके पास जो है ऑब्जर्वर जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो है अगर ट्रांसमिट एज इफ जो है वेव अवे आपके पास मूव हो रही है, तो ऑब्जर्वर को जो है अगर वो अवे मूव कर रही है तो वो रोटेट, अगर रोटेशन डायरेक्शन देखें जो है वो आपको काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज है फ्रॉम द ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव लुकिंग इन दी along the direction of propagation, या वेव जैसे आप अज्यूम करें कि ट्रांसमीटर है हमसे अवे जा रही है
तो ये स्टैंडर्ड जो है इसकी डेफिनेशन है, इसको हम सेंस ऑफ पोलराइजेशन, सेंस ऑफ पोलराइजेशन तो नहीं, सेंस ऑफ रोटेशन कहेंगे हम, ठीक है। सर ये नहीं समझ। बस सिंपली है कि आपके पास क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है, जो है वो आपने ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है जिस तरफ हो रही है, जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है आपके पास इस तरफ हो रही है। तो आप अगर इधर से देखेंगे जो है, तो यहाँ से अगर आप एक घड़ी रख लें यहाँ पे जो है, तो वो काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आपने यानी इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा ना जो है, और इधर से देख रहा है जो है, तो उसका यहाँ से इसको अगर कोई चीज काउंटर क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो इधर वाले ऑब्जर्वर को वही चीज जो है क्लॉकवाइज नजर आएगी। तो हमने कोई रेफरेंस डायरेक्शन लेनी है, तो हम कह रहे हैं कि ये डायरेक्शन नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, ये ऑब्जर्वर जो है लुकिंग ये वाली डायरेक्शन जो है, ये स्टैंडर्ड जो है हम ये फॉलो करेंगे, और यही टिपिकल स्टैंडर्ड है जो है कि हम ट्रांसमीटर की डायरेक्शन में लेते हैं। अच्छा, इससे आसान एक तरीका जो है वो ये है कि ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज के बजाय उसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन हम कहते हैं। अच्छा, अगर आप अपना थंब रखें जो है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है, तो ये मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड रखेंगे तो वो आप यानी वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फॉलो करेगा कि राइट हैंड से ये काम हो रहा है, मुझे ये बताएंगे आप। लेफ्ट हैंड से सर। लेफ्ट हैंड से, ठीक है। इसलिए एक सिंपल तरीका ये है कि अपने थंब को पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कर्लिंग फिंगर है आपके पास, वो जो है आपके पास जो है वो सिंपली बता देगी कि वो लेफ्ट हैंड है। ये बेसिकली पोलराइजेशन जो है, इसको फिर हम कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज है, ठीक है। ये ज्यादा इजी है जो है, और ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज होना या काउंटर क्लॉकवाइज होना ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो अगर आपको यानी इशू हो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज में, तो सिंपल ये वाला रूल यूज कर लें कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड कर्लिंग फिंगर जो है, जैसे इस केस में जो है और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग जो है लेफ्ट हैंड की होती है, तो ये लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज है या ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज भी है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, यहाँ पे कंसेप्ट क्वेश्चन है कि सेंस ऑफ रोटेशन जो है आपके पास जो है, अभी हमने कहा था कि किस तरफ है, लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज है। अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन -z में हो जो है, तो फिर भी क्या लेफ्ट हैंड ही रहेगी कि नहीं? जैसे अभी हम यानी ये कह रहे हैं कि वेव जो है वो जो है इनटू द पेज मूव कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है इनटू द पेज है। आप मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है? जो राइट हैंड। अब राइट हैंड हो गया, यानी अपने थंब को अभी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में रखें, तो आपका जो रोटेटिंग फिंगर है राइट हैंड वाली अब है। इसका मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है, ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेंज हो जाती है। ये एक चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, यही एग्जांपल जो है मैंने +π/2 लिया था जो है, ठीक है, और उसमें क्या आई थी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपके पास लेफ्ट हैंड आई थी जो है, जब आपके +z डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही थी। मैं ये इस एग्जांपल को मैं चाहूंगा कि आप रिपीट करें जो है, और सेंस ऑफ रोटेशन दोबारा देखें जो है। अगर फाई जो है -π/2 है, आप एज ए जैसे मैंने प्लॉट किया था ना यहाँ पे, जो ये वाला प्लॉट जो है आप प्लॉट करके इस तरह देखें जो है, ये इस तरह पूरे एग्जांपल जो है, तो आपको एक दफा आपको क्लियर हो बातें जो यानी कैसे एक्चुअल मूव हो रहा है वेक्टर पे। तो ये चीज करके जो है, तो इसको रिपीट करें और देखें कि ये जो आपके पास जो है सेंस ऑफ रोटेशन जो है क्लॉकवाइज जो है या राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज है जो है। अच्छा सर 3D जी क्वेश्चन सर पोलराइजेशन का ये मतलब होता है ना कि जो वेव है वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी जो है, यानी वो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है यानी कैसे बिहेव कर रहा है जो है ना, वो बता रहा है जो है ना, ठीक है, वो वेक्टर है जो है। आप दोबारा क्वेश्चन पोज करें, क्या था आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन? सर आप ये बता दें पोलराइजेशन होती क्या है? होती क्या जो है पोलराइजेशन? यही है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यानी बिहेव कैसे कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन यानी हम देखेंगे जो है इसका हमने करना क्या है जो है, पोलराइजेशन हमें क्या फायदा है जो है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं जो है। पहले आप समझ लें कि होती यानी ये बस अभी फंडामेंटल ये डेफिनेशन देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है उसकी टिप जो है या एज वो कैसे बिहेव कर रहा है जो है, वो अगर लीनियरली आपके पास लाइन बना रहा है जो है, उसको लोकस भी कहते हैं टेक्निकली जो है। तो आपके पास वो लोकस क्या बन रहा है, अगर लीनियर बन रहा है तो हम उसको लीनियर कह रहे हैं जो है, अगर वो लोकस सर्कल बन रहा है
तो फिर हम उसको जो है उसको सर्कुलर पोजीशन कह देंगे। और सर्कुलर में ऑब्वियसली हमने कहा है कि उसमें सेंस ऑफ रोटेशन भी होती है आपके पास, कि वो आपके पास क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो वो हमने ये थंब रूल जो है उससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 3D में कैसे बिहेवियर होगा जो है एक सर्कुलर पोजीशन, क्योंकि इन जनरल तो हम कह रहे हैं ना कि एज ए फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम है जो। तो यहाँ पे जो है फिर इसको जरा देख लेते हैं हम जो। अच्छा, ये हमने लीनियर पोजीशन देखी थी थोड़े से पहले, ये वर्टिकल पोजीशन है। अगर आपके पास हमने कहा था दो वेव हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे 5 और 5, और फेज डिफरेंस उनमें लेट्स से +90 का हो, और इन दोनों वेव को कंबाइन किया जाए, तो ये सिचुएशन है। देखेंगे ये 3 डायमेंशनल में, अगर एक प्लेन में देखेंगे ना तो ये सर्कल बन रहा है, लेकिन 3 डायमेंशनल एक हीलिक्स टाइप चीज बनेगी। तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल में ऐसी सिचुएशन है। ये बताएं फिर लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है जो, जरा बताएं मुझे ये वाली पोजीशन। राइट हैंड है जो, ठीक है जो। अगर मैं यही फेज डिफरेंस जो है यहाँ पे -90 कर दूं, ये देखिए अब क्या है, अब जो है ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ रोटेशन है जो है, और वो जो है ये जो फिगर ट्रेस हो रही है जो है, हम अपनी आसानी के लिए 2D प्लेन में कर रहे हैं जो है, एक्चुअली 3D में जो है जैसा हीलिक्स जो है। अच्छा, तो ये बेसिकली वही जो आपके एक प्लेन में जो है आपके पास वेक्टर रोटेट हो रहा है। प्लेन आप किसी भी प्लेन में खड़े हो जाएं तो आपके पास जो है वो ये जो है आपके पास एक सर्कल ही नजर आएगा, लेकिन 3D में ऑब्वियसली एक हीलिक्स है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि पोजीशन की जरूरत क्या है जो है हमने वेव पोजीशन को। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है। आपकी अगर लैब होती ना तो वो बेहतर आपको आइडिया हो जाता। अच्छा, लेट्स से एक एंटीना लें जो है, एक आपके पास डाइपोल एंटीना लेते हैं जो है, वो कोई एक्साइट हो रहा है किसी लेट्स से 1 गीगाहर्ट्ज पे जो, और ये वर्टिकली हमने रखा हुआ है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टिपिकल ये होता है कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे होते हैं और माइनस चार्जेस यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है इस तरह जा रहा होता है, और अवे फ्रॉम दी कुछ टाइम के बाद जो है वो प्लेन वेव में आपके पास वो ये प्लेन वेव बन जाती है। अच्छा, लेट्स से हम ये ट्रांसमीटर, लेट्स से कह देते हैं हम ट्रांसमीटर जो। अच्छा, एक और जो है हम एंटीना यहाँ पे लेते हैं जो, एक और डाइपोल, और यहाँ पे लेट्स से ये जो हमारा रिसीवर है जो। तो अगर जो है ये कौन सा पोलराइज है वैसे बाय द वे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये कैसा है जो इसका जो लीनियर है जो है, लीनियर पोजीशन है और वर्टिकल है जो। ये बेसिकली आपके पास वर्टिकल पोलराइज हम कह सकते हैं इसको, वर्टिकल पोलराइजेशन है इसकी, हॉरिजॉन्टल के एग्जांपल है जो, सॉरी लीनियर की जो। अच्छा, अगर जो है अब प्रैक्टिकली होता क्या है कि अगर रिसीवर की पोजीशन आपने इसके साथ ट्रांसमीटर की एंटीना की पोजीशन मैच की हुई है, ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, फिर आपके पास मैक्सिमम रिसेप्शन होगी। ऑन द अदर एंड जो है अगर आपका ट्रांसमीटर जो है लेट्स से वर्टिकल पड़ा है जो है, और आपका लेट्स से जो रिसीव एंटीना है जो है वो हॉरिजॉन्टल रखते हैं जो है, तो आपके पास नो रिसेप्शन आएगी। तो पोजीशन एक इंपॉर्टेंट है जो है, जब आप कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा एंटीना डिजाइन कर लिया है ट्रांसमीटर रिसीवर के, अगर आप उनकी पोजीशन मैच नहीं करेंगे जो है, एक को वर्टिकली प्लेस कर दिया और एक को हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दिया, तो आपके पास फिर जो है कुछ रिसेप्शन नहीं होगी जो, ठीक है। तो ये पोजीशन मैचिंग एक इम्पोर्टेंट जो है, इसको एंटीना अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं जो है। तो ये लीनियर पोजीशन में एंटीना अलाइनमेंट एक क्रिटिकल इशू होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन सर, हमारे पर सेल फोन्स के अंदर जो एंटीना होता है वो तो सर उसके अंदर तो ये इशू फेस नहीं होता है, तो सर वो किस तरह हम करते हैं इसको? क्वेश्चन पे मैं आता हूँ जो है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से अब लेट्स से एक हम लेट्स से क्या लें, कोई अगर मूविंग प्लेटफॉर्म है जो है ना, तो लेट्स से अब एयरक्राफ्ट हम लेते हैं। अब एयरक्राफ्ट पता नहीं कोई हमारी ड्राइंग जो है, बस ये इससे बेहतर एयरक्राफ्ट बनाना जरा मुश्किल है। अच्छा, एयरक्राफ्ट है जैसे उस पे हम रिसेप्शन करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो और यहाँ पे जो है हम यानी अर्थ पे जो है लेट्स से यहाँ पे एक हमारे पास पर्सन है जो है, जिसके हाथ में जो है कोई वाकी टाकी या कुछ भी है आपके पास, और ये रिसेप्शन जो है करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो
क्या अब वो एयरक्राफ्ट को आप पहले कॉल करेंगे या उससे कहेंगे जरा एंटीना तो अपना लाइन कर जो है, तो ताकि मैं रिसेप्शन कर सकूं, ऐसे करना पड़ेगा? टिपिकल तो हम ऐसे नहीं करते अब, इसलिए क्योंकि एयरक्राफ्ट तो मूव करता है ना, सर तो उसके लिए एक अलग सा machine होगा जो उसको रोटेट करेगा। नहीं ऐसे नहीं। सर हम ज्यादा लगा लेंगे एंटीना, मोर देन वन, ताकि हर डायरेक्शन में वो कर ले। नहीं ऐसे भी नहीं है। इसके लिए जो टिपिकल तरीका जो यूज किया जाता है जो है, आपके पास सर्कुलर पोजीशन यूज सर किया एक बात जाता है। बताएं सर, एक जैसे वो होता है ना एक सर्कल, जैसे एक बंदे जैसे डॉपलर इफेक्ट पड़ा था तो जैसे आवाज आती है तो फिर वो एक सर्कल वो होता है, वैसे आप नहीं कर सकते कि इस एरिया की विसिनिटी में जो सिग्नल आए उसे कैच करे? नहीं, जो प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है ना इसका जो है, उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है सर्कुलर पोलराइज एंटीना यूज करेंगे। सर्कुलर पोलराइज में जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब फिक्स है ना, ये इस तरह मूव कर रहा है। लेकिन सर्कुलर पोलराइजेशन में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है रोटेट किया जा रहा है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है जो है। ये जो है फिर किसी एक तरफ जो है आप यानी से एयरक्राफ्ट पे या फिर आप अपने जो है जो यूजर एंड पे जो है नीचे अर्थ पे जो है किसी एक जगह अगर आप सर्कुलर पोलराइज एंटीना यूज कर लें तो फिर आपको ये जो है एंटीना अलाइनमेंट का इशू नहीं होगा। ठीक है, उसकी एक कॉस्ट है, वो फिर मैं लेटर ऑन अभी डिस्कस करूंगा। इसकी सर सर्कुलर लेकिन सर्कल हमारे प्लेन में होना जरूरी है सर, कि सर्कल उसी प्लेन में हो जैसे दूसरे एंटीना के प्लेन में? हाँ, लेकिन वो जो ऑब्वियसली जो है क्योंकि इन जनरल फिर एंड पे प्लेन वेव बन जाती है जो है, ये तो एक खास फैक्टर पे है ना जो है, तो वहाँ प्लेन जरूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम यानी सारी जो डेफिनेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में देखते हैं। तो ये सर इसकी तो अगर ये यानी राइट ऐसे सर, होना चाहिए जो है ना, कि अगर सर्कुलर पोलराइज आपके पास वेव आ रही है जैसे, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल उसी प्लेन में होना चाहिए। लेकिन चूंकि अब जो है इसकी ओरिएंटेशन जो है इस एंटीना की लेस से, ये अगर अर्थ है जो है, इस प्लेन में हम रोटेट कर सकते हैं जो है, यानी वो अगर पर्सन है जो है, तो उसको यानी अलाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं होगा जो है। तो सर्कुलर पोलराइजेशन एक जो की इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं टू अवॉइड प्रॉब्लम ड्यू टू पोलराइजेशन मिसमैच, यानी मिसअलाइनमेंट बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना। और बाज़ दफा ये भी होता है कि अगर आपने अलाइन कर भी दिए हैं जो है, तो जो बिल्डिंग्स हैं उनसे भी रिफ्लेक्शंस आती हैं, उससे रिफ्लेक्शन आएंगी जो है, तो इन जनरल जो है उस प्रॉब्लम को भी फिर इस सर्कुलर पोजीशन से अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, इस केस में जो है ये रिसीव एंटीना अगर लीनियर है और आपके पास एक तरफ सर्कुलर पोलराइज्ड एंटीना लगा हुआ है जो है, तो फिर आपके पास नो मैटर जो है इसकी ओरिएंटेशन जो भी है जो है आपके पास हमेशा रिसीव करेगा। अच्छा, इसकी एक कॉस्ट भी है ऑब्वियसली जो है, वो ये कि अगर आपके पास दोनों तरफ लीनियर एंटीना लगे होते जो है, तो आपके पास मैक्सिमम रिसेप्शन होनी थी जो है। ऑन दी अदर हैंड जो है अगर आपके पास एक तरफ सर्कुलर कर दें और एक तरफ लीनियर कर दें जो है, तो आपके पास क्या था, सर्कुलर में क्या थे, दो कंपोनेंट थे जो है जो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज थे। ठीक है, तो इसमें जो रिसेप्शन है जो है वो हाफ हो जाएगी जो है, या जिसको हम कहेंगे 3 dB लॉस जो है। हाफ का क्या मतलब होता है जो है, कोई बता सकता है जो dB स्केल में जो है हाफ जो होता है, अगर इसका 10 log ले लें जो है 0.5 का जो है या 1/2 का, ये आपका -3 dB आता है जो है। ठीक है, तो यही नंबर वो कह रहे हैं जो है कि आपके पास जब आपके पास एक तरफ रिसीव एंटीना यानी लीनियर हो और आपके पास ट्रांसमिट एंटीना लेस से सर्कुलर है, तो आपकी जो रिसेप्शन होगी जो है, फायदा ये होगा कि आप मिसअलाइनमेंट की वजह से कोई इशू को आपने टैकल कर लिया है। नुकसान क्या है आपके पास जो है कि -3 dB आपके पास या हाफ जो है सिग्नल रिसीव होगा, लेकिन आपके पास कॉन्स्टेंटली हर वक्त रिसीव होगा। प्रैक्टिकली सर्कुलर पोलराइजेशन अचीव कैसे करते हैं जो है, उसको देख लेते हैं हम जो है। अच्छा, उसका प्रैक्टिकली क्या करते हैं, आप यूजुअली दो एंटीना लगाते हैं। एक मेथड ये है कि आप दो एंटीना यूज करें, जैसे एक वर्टिकल ये वर्टिकल डाइपोल लगाएं और एक हॉरिजॉन्टल डाइपोल लगाएं। ये वर्टिकल डाइपोल आपका वर्टिकल पोजीशन बनाएगा y कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डाइपोल आपके पास यानी आपके पास x कंपोनेंट बनाएगा। और फिर आप क्या करते हैं, इनके जो फीड नेटवर्क है जो है, इनको फीड ऐसा करते हैं कि एक डिले इस तरह देते हैं इनमें टाइम में कि आपके पास 90 डिग्री आउट ऑफ फेज में, यही सर्कुलर पोजीशन थी ना कि मैग्नीट्यूड इक्वल और फेज डिफरेंस ऑफ 90 और +90। तो इस तरह आप फिर जो है एक तरीका ये है कि दो एंटीना की मदद से उन्हें वो रोटेटेड एंटीना है और 90 डिग्री आपके पास जो है आउट ऑफ फेज है, इससे आप सर्कुलर पोजीशन बनाते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये यागी एंटीना जो है आपके पास सर्कुलर पोलराइज है, एक डाइपोल यहाँ लगा हुआ है, एक डाइपोल यहाँ लगा हुआ है, उसकी अरे बनी हुई है जो है, और कोई फीडिंग अरेंजमेंट जो है इन्होंने की हुई है कि उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो एंटीना है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। तो ये एक सर्कुलर पोलराइज सर एंटीना ये हम माइनस ये जो हमने 90 डिग्री आउट ऑफ फेज किया सर, इससे हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सर?
सर ये भी आपने इसका कोई सोल्यूशन बता रहे थे ना कि हमने 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हमने लिया है दोनों डायपोल्स को। सर ये किस चीज़ का आप सोल्यूशन बता रहे हैं? ये सोल्यूशन नहीं है, जो है ये रिक्वायरमेंट है ना जो आपके पास सर्कुलर पोलराइजेशन जो है आपके अच्छा, पास, यानी अगर बनानी है तो आपके पास होना चाहिए कि EX0 इज इक्वल टू EY0, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए और फेज डिफरेंस जो है जिसको फाई हमने कहा है वो 90 डिग्री या प्लस और माइनस 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो हमने ये रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। ये दो आपके एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट, ये आपके पास ऑर्थोगोनल है। उसके अलावा 90 डिग्री जो फेज शिफ्ट है वो आप ऑब्वियसली यहाँ पे कोई अगर एक सिग्नल जनरेटर लगाएं, एक का मैग्नीट्यूड अगर 1 विद रिस्पेक्ट टू 0 है जो है, दूसरे का प्लस माइनस 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये सर्कुलर पोजीशन बनेगी ना। ये सर्कुलर पोजीशन की फंडामेंटल जो है रिक्वायरमेंट है कि मैग्नीट्यूड इक्वल एंड फेज ऑफ प्लस माइनस 90 डिग्री। राइट सर। ये आपके पास सर्कुलर पोलराइज्ड एंटीना है, यहाँ पे जो है एक एग्जांपल है जो। अच्छा, एक और मेथड जो है लोग यूज करते हैं जो है कि इंस्टेड ऑफ 2 एंटीना वो सिंगल एंटीना यूज करेंगे। वो थोड़ी सी डिटेल उसमें है, लेकिन बहरहाल उसमें क्या करते हैं कि आप लेट्स से अगर एक पास एक पैच एंटीना है, पैच एंटीना यूजुअली जो है एक PCB पे जो है एंटीना बनाया जाता है जो है, ठीक है। नीचे जो आपके पास जो है एक ग्राउंड प्लेन होती है जो, ठीक है, उसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा एप्सिलॉन नॉट जो है, और ये ऊपर पास मेटालिक पैच होगा, इसकी ऑब्वियसली कोई लेंथ होगी और कोई वेड्थ है जो, ठीक है। नीचे और टॉप पे और बॉटम पे ग्राउंड प्लेन है, यानी मेटल है जो है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है। ये पैच एंटीना को जो है इसको 2 डिफरेंट मोड में एक्साइट किया जा सकता है, ठीक है। मोड की यानी डेफिनेशन ऑब्वियसली अभी आपको नहीं पता जो है। मोड का ये मतलब समझिए कि डिफरेंट रेजोनेंट मोड है जो, उस वो आपके पास फिर जो है 2 ऑर्थोगोनल होते हैं जो है, तो उनका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस 90 होता है। तो उस तरह एक सिंगल एंटीना से सर्कुलर पोलराइजेशन अचीव की जाती है। एक और मेथड जो है वो ये हो सकता है कि आप ऐसा एंटीना यूज करें जो इनहेरेंटली सर्कुलर पोलराइजेशन प्रोवाइड करे। उसी एग्जांपल एक जो है हेलिकल एंटीना है। आप देखें इसकी शेप ऐसी है जो है, एक हेलिक्स बन रही है। इसमें जो है जब वेक्टर ये ट्रांसमिट करेगा तो वही रोटेट होते हुए ट्रांसमिट करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको क्लॉकवाइज बाउंड किया है या काउंटर क्लॉकवाइज बाउंड किया है हेलिकल एंटीना को, आप जो है इससे फिर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो है सर्कुलर पोजीशन अचीव कर सकते हैं। हेलिकल एंटीना काफी पॉपुलर है। ये इवन सैटेलाइट जो है, जो सैटेलाइट होते हैं GPS सैटेलाइट जो है, उनमें जो है ये टिपिकल यूज कर रहे होते हैं जो है हेलिकल एंटीना। ये डिफरेंट देखें हेलिकल एंटीना जो है यहाँ पे। ये पॉसिबल समरी है जो है आपके पास जो है डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियो के। 2 तो मैंने ये डिस्कस किए थे, एक थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर ट्रांसमिट एंटीना लीनियर पोलराइज है और रिसीव एंटीना भी लीनियर पोलराइज है, तो हमें उन दोनों को अलाइन करना पड़ेगा जो है, ठीक है। अगर वर्टिकल है दोनों तो दोनों वर्टिकल होने चाहिए, दोनों हॉरिजॉन्टल है तो दोनों हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। अगर आपके पास उनमें कोई मिस अलाइनमेंट है तो रिसीव सिग्नल आपके पास लेस रिसेप्शन होगी। अगर जो है ट्रांसमिट एंटीना लेट्स से सर्कुलर पोलराइज है और रिसीव एंटीना लीनियर पोलराइज है, फिर आपके पास आपको अलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सिग्नल रिसीव होगा जो है वो आपके पास उसकी स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी जो है कंपेयर टू जो है जब 2 लीनियर पोलराइज एंटीना थे। अच्छा, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर हम ये आखिरी काम नहीं करना चाहते जो है कि आपके पास अलाइनमेंट भी हो जाए और यानी सिग्नल लॉस भी ना हो, फिर हम ये कर सकते हैं कि ट्रांसमिटर एंटीना एज वेल एज रिसीवर एंटीना दोनों सर्कुलर पोलराइज यूज कर लेंगे। इस केस में जो है यानी जो पहला जो है प्रॉब्लम था कि अलाइनमेंट का, वो भी रिजॉल्व हो जाता है जो है। और उसके अलावा जो है फिर जो है क्या उसे कहेंगे कि लास्ट जो हो रहा था 3 dB लास्ट जो है वो भी नहीं होगा। लेकिन अब इसलिए जो है ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसमिट एंड पे भी आपने 2 एंटीना लगा के उनको आपने 90 डिग्री फेज देना है। रिसीव एंटीना पे आपके पास 2 एंटीना लगा के उनको 90 डिग्री फेज देना है, तो यानी एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। तो अभी तक सर एक सर्कुलर एंटीना में सर्कुलर एंटीना की शेप तो सर्कुलर हो सकती है। यस सर, वो उसका क्या वर्किंग होती है? शेप तो कुछ भी हो सकती है, शेप डिफरेंट चीजें और ये हम नहीं सर, आप एंटी शेप डिस्कस कर रहे थे ना, हेलिकल और वो दूसरा, तो सर्कुलर जो होता है सर्कुलर पैच एंटीना यानी एक होते हैं जो है, जैसे आपके पास जो है यानी वो रेक्टेंगुलर पैच की और सर्कुलर पैच भी हो सकते हैं जो है ना। अच्छा सर, एंटीना के नीचे हम बूस्टर भी एक लगाते हैं, उसकी क्या वर्किंग होती है?
वो तो ये एज ए एम्पलीफायर होता है ना, जो आपने ये करना है कि अगर सिग्नल रिसेप्शन कम हो रही है तो आप एक एडिशनल लो नॉइस एम्पलीफायर लगाते हैं ताकि जो सिग्नल वीक सिग्नल है उसको आप यानी एम्पलीफाई कर सकें, ठीक है वो। या अगर आपने ट्रांसमिट का सिस्टम लगाया है तो आप फिर पावर एम्पलीफायर लगाएंगे जो है, ताकि यानी वो ज्यादा सिग्नल दूर तक फेंक सके, ठीक है। तो ये यानी वो तो सिंपल यानी कोई एक्टिव डिवाइस लगानी होगी ना। ये हम यानी पैसिव सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो थर्ड पॉसिबिलिटी है आपके पास, अभी तक हमने एक सर लीनियर, सर आप बता दें सर वो ये कि आपने सर अभी जो कहा था कि फाइनल जो आपने चीज़ बताई थी कि अगर पोलराइजेशन मतलब दोनों चीज़ों के मतलब बेस्ट सोल्यूशन था, दोनों को हम सर्कुलर कर दें। सर हमारी उसमें जो लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन या फिर राइट हैंड करें वो दोनों की सेम होनी चाहिए या फिर डिफरेंट भी हो सकती है? वो तो आपके दोनों सेम होनी चाहिए ना, जो है आपके पास जो है दोनों तरफ से, अदरवाइज तो रिसेप्शन नहीं होगी ना। जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर एक वर्टिकल पोलराइजर और एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है तो फिर आपके पास कोई रिसेप्शन नहीं होती, ठीक है। राइट सर, पोलराइजेशन मैचिंग इंपॉर्टेंट है जो है ना, ठीक है। दोनों की आपकी अलाइन होनी चाहिए। वैसे होना क्या चाहिए, अगर मैं बहुत ही, अब आपने क्वेश्चन कर ही दिया जो है, अगर हमारा ट्रांसमिट एंटीना लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजर है तो रिसीव एंटीना क्या होना चाहिए जो है, क्या वो भी लेफ्ट हैंड ही होना चाहिए जो? इस पे सोचें जरा जो है कि कब अलाइन होंगे जो है। अच्छा, तो अच्छा एक और चीज है, राइट हैंड पोलराइजर। ठीक है, इस पे सोचें जरा जो है। तो ये यानी ना, ये आपको अलाइनमेंट करने के लिए ये आपको जरा यानी क्रिटिकल सोचना पड़ेगा जो है। अच्छा, एक और चीज जो है, अब क्वेश्चन आ ही गया तो है, मैं वो बता दूं कि ये पोलराइजेशन जो है, एक और इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि पोलराइजेशन डाइवर्सिटी में ये यूज होती है। सुना है कभी नाम जो है पोलराइजेशन डाइवर्सिटी, ये क्या होती है जो है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सिंगल फ्रिक्वेंसी है, लेट्स से मैं कहता हूँ 1 गीगाहर्ट्ज पे, ठीक है, और आपके पास कोई बैंडविड्थ है जो है, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 मेगाहर्ट्ज है, और इसमें लेट्स से मैं कहता हूँ आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 जो है, आप लेट्स से चैनल बना सकते हैं, 50 यूजर को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा, और आपने लेट्स से ये वर्टिकल पोलराइज एंटीना यूज किए हुए थे जो है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर था और ये रिसीवर था। अब लेट्स से जो है आपके यूजर बढ़ गए हैं जो है, लेट्स से आप किसी वजह से +50 और आ गए हैं जो है, फ्रिक्वेंसी आपके पास वही है जो है, बैंडविड्थ भी वही है जो है, तो अब आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो है? आप लेट्स से इंजीनियर है, हायर किया हुआ है आपको जो है, तो अब के हमने ज्यादा यूजर अकोमोडेट करने हैं 100, तो फिर क्या सोल्यूशन है जो? फ्रिक्वेंसी वही है, बैंडविड्थ कोई नहीं देगा आपको पास, वो आपके पास लेट्स से कंस्ट्रेंट है जो है, बाकी बैंडविड्थ जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो, तो क्या सोल्यूशन है इसका कि ज्यादा यूजर कैसे अकोमोडेट होंगे? सर टाइम डिवीजन कर लें सर। टाइम डिवीजन कर लें जो है उस, यानी एक और जो सादा तरीका ये है कि आप पोलराइजेशन डाइवर्सिटी कर लें जो, कि आपने 2 वर्टिकल पोलराइज लगाए हैं, फिर आप एक और जो है एक एंटीना एक और ट्रांसमीटर से यहाँ लगाएं से, या उसी को कनेक्ट कर दें अब इसलिए इसके साथ जो है, और यहाँ पे देखें एक और हमने लगा दिया जो है रिसीवर। तो हमने कहा था ये आपस में जो है वर्टिकल पोलराइज जो है इधर रिसीव नहीं होता जो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इधर रिसीव नहीं होगा जो है। इस तरह अगर आप 50 यूजर इधर कर लें वर्टिकल पे जो है, और 50 हम रिसीव इस पे कर लें जो है, यानी हॉरिजॉन्टल पे जो है, तो ये फिर इस तरह फ्रिक्वेंसी भी सेम है, बैंडविड्थ भी सेम है, लेकिन आपने यूजर डबल कर दिए जो है। तो ये इस चीज को पोलराइजेशन डाइवर्सिटी बोलते हैं, कि वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल हम दोनों यूज करें, यानी 2 ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन यूज कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप एक लेफ्ट हैंड और यहाँ पे राइट हैंड यूज कर लें कॉम्बिनेशन, यानी की पॉइंट ये है कि 2 ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। अच्छा सर थर्ड चीज है जी, सर वो जो पुरानी टीवी के हम एंटीना ऊपर से मतलब घुमाते थे, तो वो हम आपके उसको अलाइन कर रहे थे। अलाइनमेंट ही कर रहे होते थे जो है ना, वो अलाइनमेंट प्रॉब्लम था ना जो है, वो आप एंटीना को लेके जो है, उसको यागी एंटीना होते थे टिपिकली, उनको घुमा के जो है वो आप जो मैक्सिमम रिसेप्शन कर रहे थे ना, आप अलाइन कर रहे होते थे उसको, ठीक है। टिपिकली वो मेरे ख्याल में टीवी एंटीना हॉरिजॉन्टली पोलराइज होते हैं, अगर आपको याद हो जो है कोई यागी एंटीना जो है टिपिकली जो है जो हमारे पास होते थे वहाँ जो ओल्ड टीवीज में जो है वो इस तरह के होते थे, ठीक है, यू करके जो है इस तरह की बहुत सारी अरेज होती थी जो है ना पूरी, और यहाँ पे जो है ये इस तरह के एक बूम होता था, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप पोल्स जो है हॉरिजॉन्टली पोलराइज थे, तो आप बेसिकली उनको जो आप इसको रोटेट करके ना उसको घुमा रहे होते थे यहाँ से जो एक कोई उस पे वो एंटीना किसी पे टावर पे होता था, इसको यहाँ से घुमाते थे हम जो, तो वो बेसिकली हम जो है वो आपकी अलाइनमेंट कर रहे होते हैं ना, पोलराइजेशन अलाइनमेंट हो रही है। अच्छा, जो थर्ड टाइप की पोलराइजेशन है जो है अभी तक हमने
लीनियर पोलराइजेशन हमने देखी है जो है, और और दो उसके से अलावा तीन ब्रेक कर लें। ये टॉपिक खत्म कर लेना एक दफा जो है। और उसके बाद जो एलिप्टिकल पोलराइजेशन हमने देखी है जो, टाइम क्या हुआ जी, हमने इस पे बहुत ही टाइम लगा दिया इस पे हमने। अच्छा चलें ठीक है, फिर ब्रेक कर लेते हैं जो है ना। तो ये एलिप्टिकल बाद में करते हैं जो है, लगता है हमने टाइम ज्यादा लगा दिया इस टॉपिक पे, हालांकि टॉपिक आसान सा था, पता नहीं। चलें ठीक है जो है, फिर करते हैं सर ब्रेक। समझ ये अभी समझ के किया सर। 253 हो गया जो है, तो 5 मिनट के करते हैं, 258 पे जो है आपने दोबारा स्टार्ट करते हैं। सर 3 o'clock कर ले सर, अब 2 मिनट के लिए क्या सर? नहीं बस 258 पहले ही हमने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इस टॉपिक पे।